तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हम किसी भी एटम का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली एनर्जी की भी हमने बात की है और एनर्जी भी हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर नेसेसरी हैं। सबसे पहला जो नोट है दैट इज आर एन हमको पता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड होता है। अगर हम R1 की बात करें तो n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 0.529 इंटू 1 स्क्वायर बाय जेड दैट इज इक्वल टू 0.529 अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। तो ये R1 हो जाएगा। अब Rn और R1 को अगर हम ध्यान से देखें तो 0.529 अपॉन जेड जो Rn में से है उसको मैंने R1 पुट कर दिया, तो Rn का जो फॉर्मूला है R1 की टर्म्स में मुझे मिल गया Rn इज इक्वल टू R1 इंटू एन स्क्वायर। इस तरह से हम nth ऑर्बिट का रेडियस फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। सिमिलरली अगर हम एनर्जी की बात करें, En होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो E1 कैसे आएगा? n की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, तो वो हो जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। तो ये E1 हो गया। तो जो न्यूमेरेटर वाला पार्ट है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर En के अंदर, वो मैंने E1 से रिप्लेस कर दिया और En की जो वैल्यू आएगी दैट इज E1 अपॉन एन स्क्वायर। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट और nth ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसके बीच में हमने रिलेशन ऑब्टेन कर लिया। दूसरा फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं -13.6 की बजाय अगर हम -2.18 इंटू 10⁻18 कांस्टेंट लिखते हैं तो वो वैल्यू जूल में आ जाती है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से हमें एटम के बाहर निकालना है या फिर बहुत दूर लेके जाना है। अब बहुत दूर, यहां पर अगर हम n की टर्म्स में बात करें तो बहुत दूर का मतलब होता है n इक्वल टू इंफिनिटी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये हुआ कि हम कितनी एनर्जी एटम को प्रोवाइड करें सो दैट फर्स्ट ऑर्बिट से यानी कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू इंफिनिटी पर पहुंच जाए। ठीक है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ये सारे ऑर्बिट्स है। तो एक बहुत दूर जो ऑर्बिट है या एटम की सरफेस पर या एटम से बाहर निकल जाए इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलेंगे n इक्वल टू इंफिनिटी पे पहुंच जाए। तो ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू इंफिनिटी पे पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी हम देखते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू इंफिनिटी। तो कितनी एनर्जी देनी होगी? लेट अस से फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है और बहुत दूर जाके कहीं पे इंफिनिटी पे एक ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी पे हम लेके जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस आएगा, एनर्जी डिफरेंस कितना होगा? E इंफिनिटी माइनस E1, दोनों लेवल्स के बीच का डिफरेंस जो होगा दैट मच एनर्जी वी हैव टू सप्लाई टू द इलेक्ट्रॉन। तो हम देख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी मैंने IE से रिप्रेजेंट किया है इज इक्वल टू E इंफिनिटी माइनस E1 विच इज इक्वल टू E इंफिनिटी की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू देखो, En इज इक्वल टू E1 बाय एन स्क्वायर। तो E इंफिनिटी क्या हो जाएगा? E1 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर, इसी फॉर्मूला से। तो अल्टीमेटली E1 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर माइनस E1। अब ये जो टर्म है E1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर, इंफिनिटी इज ए वेरी लार्ज नंबर और उसका भी स्क्वायर करें तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो IE आ जाएगा माइनस ऑफ E1, 0 माइनस E1 या माइनस ऑफ E1। अब E1 कितना होता है? E1 मैंने फाइंड किया हुआ यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E1 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर एटम। तो किसी भी एटम की अगर हमें आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है तो जेड जो होता है एटॉमिक नंबर, उसको स्क्वायर कर दें, मल्टीप्लाई बाय 13.6 कर दें, ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें पता लग जाएगी। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चाहिए, हमें जूल में चाहिए, तो हम अगेन सेम फॉर्मूले में माइनस ऑफ E1 होता है आयनाइजेशन एनर्जी, तो E1 की वैल्यू -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर इन जूल, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्टीमेटली मिल जाएगा 2.18 इंटू 10⁻18 जूल इंटू जेड स्क्वायर जूल। दिस मच इज द आयनाइजेशन एनर्जी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, नेक्स्ट हमें बताए एक रिलेशनशिप जो हमने ऑलरेडी देखा है कि टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होता है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम याद रखें।
पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रेडियस हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, जब हमने एनर्जी का डेरिवेशन देखा था। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। यहां से देख सकते हैं इतना पार्ट अगर हटा दें तो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वो है, तो माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। सिमिलरली टोटल एनर्जी आ जाएगा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इसके आगे नेगेटिव का साइन लगा देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। ठीक है, अब ये तीनों रिलेशन हम देखें ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो यहां पर अगर हम देखें रेडियस बढ़ाते हैं, तो रेडियस बढ़ाते हैं तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर में रेडियस है। ठीक है, लेकिन आगे नेगेटिव साइन लग रहा है, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैल्यू जो होगी पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कम होगा, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से छोटा नंबर जो होगा पोटेंशियल एनर्जी का वो ज्यादा बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली रेडियस इंक्रीज करने पर पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। कहने का मतलब अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट में बात करें तो थर्ड ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, फर्स्ट ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी देख सकते हैं रेडियस बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू ओवरऑल कम होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में किसी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है और थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, तो थर्ड ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगी और फर्स्ट ऑर्बिट की ज्यादा होगी। तो रेडियस बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी कम होती है। टोटल एनर्जी अगर हम बात करें ओवरऑल तो वो इंक्रीज होगी, क्योंकि अगेन टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव है। तो रेडियस बढ़ाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी कम होगा, लेकिन नेगेटिव साइन लगा हुआ है इसलिए ओवरऑल टोटल एनर्जी विद साइन अगर हम देखेंगे तो बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब ये होता है इट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जनरली अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट तो कभी भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। लोवेस्ट एनर्जी का मतलब सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट, और अगर एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उस पर्टिकुलर स्टेट में। तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम और आयन करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये है, लेट अस से इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है, n इक्वल टू 1 में है, हमने इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे दी, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन हो सकता है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ जाए। ठीक है, तो जो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आया है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट है। हो सकता है थोड़ी और ज्यादा एनर्जी दे दें तो इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आ जाए, तो अगेन थर्ड ऑर्बिट जो है दैट इज अगेन एक्साइटेड स्टेट। लेकिन कभी भी कहा जाए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n इक्वल टू 2। उसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू 1 से उसके जस्ट अबव वाले में आ रहा है, दैट मीन्स n इक्वल टू 2 में आ रहा है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर हम बात करें सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस n इक्वल टू 3। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसके ऊपर वाला बोल देंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। समझ में आई इतनी बात सभी को? तो एनर्जी लेवल्स अदर देन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस n इक्वल टू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मींस n इक्वल टू 3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी भी अगर हम समझें, जैसे हमने अभी बोला आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब वो कि ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू 1 से हमें इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी पर ले जाना। लेकिन एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर स्टेट। कहने का मतलब ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू 1 से हम n इक्वल टू 2 में अगर इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं तो कितनी एनर्जी लगेगी, उसको हम बोल देंगे एक्साइटेशन एनर्जी। सिमिलरली ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 से लेट अस से n इक्वल टू 5 में इलेक्ट्रॉन को भेजना है, दिस इज अगेन कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। लेकिन इसमें एक बात बहुत जरूरी है, अगर बोला जाए एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ, हमें इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजना है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। कहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 1 से जाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जब इलेक्ट्रॉन को भेजना होगा तो कितना एनर्जी हमें देना होगा। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है n इक्वल टू 2 में जा रहा है तो E2 माइनस E1 करके हम फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली बोला जाए थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब
n इक्वल टू 4 में जा रहे हैं। तो E4 माइनस E1 करके हम थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ E2 माइनस E1। सिमिलरली एक और टर्म होता है सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी भी एक्साइटेड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, वहां से उसको अगर हमें n इक्वल टू इंफिनिटी में लेके जाना है तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड सेपरेशन एनर्जी। इज इट क्लियर? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू n इक्वल टू इंफिनिटी। अगर मैं बोलता हूं सेकंड सेपरेशन एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन अभी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, वहां से उसको इंफिनिटी में लेके जाना। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल टू 3। तो सेकंड एक्साइटेशन सेकंड सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ? इंफिनिटी से n इक्वल टू 3 का डिफरेंस अगर हम ले लें, उतनी एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन को देनी होगी, तभी इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। समझ में आई बात? तो सेकंड सेपरेशन एनर्जी मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दैट मीन्स n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू इंफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को हमें भेजना होगा। तो E इंफिनिटी माइनस E3 इज कॉल्ड सेकंड सेपरेशन एनर्जी। तो ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है ये हमको ध्यान रखना है, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आगे इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट associated with first, second, third, fourth and fifth orbit of hydrogen atom। तो बेसिकली हमें E1, E2, E3, E4 एंड E5 फाइंड करना है, और बेटर ये है अगर हम फाइंड भी करते हैं तो इसको हम लर्न भी करें तो ज्यादा अच्छा है। En हमें पता है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है, और हाइड्रोजन के केस में जेड की वैल्यू हो जाएगी 1, तो En आ जाएगा माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n की वैल्यू अगर हम देखें E1 के लिए तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो E1 आ जाएगा माइनस 13.6 अपॉन 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 की बात करते हैं तो आ जाएगा माइनस 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली E3 आ जाएगा माइनस 13.6 अपॉन 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 फाइंड करेंगे तो माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर फॉर्मूले से ही 4 का स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे इसको, तो आ जाएगा माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 अगर हम फाइंड करते हैं तो माइनस 13.6 अपॉन 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये जितनी भी एनर्जीज है ये मैंने यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया। दिस इज द लोएस्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 लाइक दिस। और इन सभी की एनर्जीज भी मैंने यहाँ पे लिख दी, माइनस 13.6, माइनस 3.4, माइनस 1.51, माइनस 0.85 एंड माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये सारी जो एनर्जीज हैं इनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है, देखो ध्यान से मैंने यहाँ पर गैप N1 और N2 में फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट में गैप ज्यादा बनाया है, मतलब इनका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आएगा। अगर हम कैलकुलेट करें E2 माइनस E1 माइनस 3.4 माइनस ऑफ माइनस 13.6 तो वैल्यू आती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर हम बात करें E3 माइनस E2 की थर्ड ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस की, तो वैल्यू 10.2 से कम आएगी। जैसे जैसे हम सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस की बात करेंगे वो वैल्यूज धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसलिए मैंने इनके बीच का गैप थोड़ा कम बनाया, इसका गैप ज्यादा, इसका गैप ज्यादा और इसका गैप और ज्यादा। तो ये बात ध्यान रखनी है, E2 minus E1 is greater than E3 minus E2 which is further greater than E4 minus E3 which is further greater than E5 minus E4 and so on। समझ में आ गई इतनी बात सभी को? ऑलराइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3। तो थर्ड ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट में हमें एनर्जीज का रेशियो फाइंड करना है लिथियम और बेरिलियम का। तो एनर्जी हमको पता है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर जेड होता है 3 और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो लिथियम प्लस 2 की अगर हम बात करें E3 फाइंड करना है तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इसी फॉर्मूले से जेड की वैल्यू रख देंगे 3 और एन भी हम रख देंगे 3 क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी की हम बात करें। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 13.6 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली बेरिलियम प्लस 3 की बात करें तो E2 आ जाएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर
दैट मीन्स 4 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इनका हमें रेशियो लेना है, तो एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3 आयन इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाय -54.4 1/4 और 1:4। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो जैसा मैंने बताया था, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1, या हम बोल सकते हैं E इंफिनिटी माइनस E1। इंफिनिटी पे एनर्जी जीरो होती है, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर फॉर्मूला से देख सकते हैं। अगर इंफिनिटी के लिए n इक्वल टू इंफिनिटी रखेंगे तो उस केस में एनर्जी जीरो आएगा, तो E इंफिनिटी इज जीरो माइनस E1, तो आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा माइनस ऑफ E1। ठीक है, तो En आ जाता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले में लिथियम के लिए z की वैल्यू 3 और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 रख देंगे, तो -13.6 इंटू 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें E1 मिल गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा माइनस ऑफ E1 माइनस ऑफ -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल टू प्लस 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हम आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम प्लस 2 आयन की कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू फिफ्थ स्टेट टू n इक्वल टू सेकेंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेसिकली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज फॉलिंग फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, और वहां पर जो फोटोन निकलेगा उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक बात ध्यान रखें कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में फॉल करता है तो एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। कभी भी किसी भी टू ऑर्बिट्स में अगर ट्रांजिशन होता है, लेट अस से फिफ्थ से सेकंड में, तो हमें एक ही सिंगल फोटोन मिलेगा जिसका एनर्जी डिफरेंस होगा E5 माइनस E2। अगर ट्रांजिशन सेवंथ ऑर्बिट से लेट अस से थर्ड ऑर्बिट में होता है, तो डायरेक्टली अगर इलेक्ट्रॉन सेवंथ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में फॉल करेगा तो एक सिंगल फोटोन हमें मिलेगा जिसका एनर्जी डिफरेंस होगा E7 माइनस E3। लेकिन अगर मल्टीपल स्टेज में ट्रांजिशन होता है, लेट अस से 7 से पहले आ गया फिफ्थ में और फिफ्थ से फिर आ गया डायरेक्टली 3 में, तो उस केस में हमें 2 फोटॉन्स मिलेंगे। इनके एनर्जी डिफरेंस होंगे E7 माइनस E5 एंड अनदर फोटोन जो निकलेगा उसका एनर्जी डिफरेंस होगा E5 माइनस E3। ऐसा अगर होता है 7 से 6 में गिरा, 6 से 5 में गिरा, 5 से 4 में गिरा, 4 से 3 में गिरा, तो अगेन यहाँ पर कितने ट्रांजिशन हुए, जितने भी ट्रांजिशन होंगे उतने ही फोटॉन्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। कहने का मतलब E7 माइनस E6 एक फोटोन, E6 माइनस E5 दूसरा फोटोन, E5 माइनस E4 तीसरा फोटोन और E4 माइनस E3 फोर्थ फोटोन। तो इस तरह से ये 4 फोटोन हमें इन एनर्जी डिफरेंस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बात की है, यहाँ पे बात की है फिफ्थ से डायरेक्टली 2 में जब इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो डेल्टा E का फॉर्मूला हमारे पास में है -13.6 जेड स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, और -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला जूल में होता है। तो मैंने ये वाला जूल वाला फॉर्मूला यूज किया है क्योंकि मैं ऐसा यूनिट में एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो अल्टीमेटली यहाँ पर n2 हो जाएगा 5 और n1 हो जाएगा 2। हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू हो जाएगी 1। तो डेल्टा E आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻18 1/5 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, 2 स्क्वायर इज 4। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 45.78 इंटू 10⁻20 जूल। अब इस एनर्जी डिफरेंस E5 माइनस E2 का फोटोन हमें मिल गया, सिंगल फोटोन, और उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना है। तो डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू फॉर्मूले से न्यू आ जाएगा डेल्टा E अपॉन h। तो डेल्टा E अपॉन h फॉर्मूला हम लगा देंगे। डेल्टा E हमको पता ही है 45.78 इंटू 10⁻20 और h इज प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34। तो 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन विच इज एमिटेड ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। अब वेवलेंथ हमें फाइंड करना है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू। c इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाय न्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है 6.91 इंटू 10⁻14।
इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 0.434 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर, और आई कैन राइट 434 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब इसको मैं नैनोमीटर के क्रम में लिख सकता हूं, लैम्डा आ जाएगा 434 नैनोमीटर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। कैलकुलेट द सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस 1 आयन। तो हीलियम प्लस 1 आयन का सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा? ग्राउंड स्टेट से n=1 से हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को अगर भेजते हैं तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? n=3 में इलेक्ट्रॉन को हमने सेंड किया है, तो n=1 से n=3 में जा रहा है। हीलियम के लिए Z=2 होता है, तो डेल्टा E सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी आ जाएगा E3 माइनस E1। तो डेल्टा E का हम फॉर्मूला लगा देंगे, -13.6 Z² 1/n2² माइनस 1/n1²। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा। तो सेकंड ऑर्बिट के लिए -13.6, Z की वैल्यू 2 होती है, हीलियम के लिए 2², 1/n2 is 3 and n1 is 1, तो अल्टीमेटली 1/3² माइनस 1/1², 48.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the second excitation energy of helium plus ion. Is it clear to all of you? All right. Next is the energy of an excited state of hydrogen atom is -3.6 electron volt. Calculate the angular momentum of electron in that orbit. तो हमें excited state का एनर्जी गिवन है -3.4। तो पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इस excited state का n = क्या है। कहने का मतलब ये कौन सा ऑर्बिट है। तो En हमें पता है -13.6 Z² होता है, Z की वैल्यू यहाँ पर 1 है हाइड्रोजन के लिए, तो En आ जाएगा -13.6 अपॉन n²। अब En की वैल्यू -3.4 है, तो उससे इक्वेट कर देंगे -13.6/n² को, तो n² हमें मिल जाएगा 4, दैट मीन्स n = 2। तो सेकंड ऑर्बिट की बात चल रही है यहाँ पर। तो सेकंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम हम बोर पोस्टुलेट से हमको पता है, एंगुलर मोमेंटम is equal to nh/2π where n is the orbit number। तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो 2h/2π, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h/π is the angular momentum of that particular orbit। Is it clear? नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। कैलकुलेट द सेकंड सेपरेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सेकंड सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन अभी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन अभी थर्ड ऑर्बिट में, और थर्ड ऑर्बिट से हमें इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन को भेजना है, तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड सेकंड सेपरेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स डेल्टा E इज इक्वल टू E∞ माइनस E3। इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है, तो 0 माइनस E3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E3। और हाइड्रोजन एटम में थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है? दैट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अल्टीमेटली 0 माइनस E3 माइनस 1.51 इज इक्वल टू 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6, सेकंड में -3.4, थर्ड में -1.51। तो ये एनर्जी लेवल्स को हम फिफ्थ ऑर्बिट तक एटलीस्ट हाइड्रोजन एटम के लिए लर्न करें। तो अभी तक हमने बोर्स थ्योरी की बात करी, बोर्स एटॉमिक मॉडल की बात करी, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं या इसके फेलियर्स की हम बात करते हैं। तो फेलियर्स ऑफ बोर्स थ्योरी, फर्स्ट इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी आयन में या किसी भी एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसके स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। इट वाज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। नेक्स्ट इज it could not explain the splitting of spectral lines in presence of electric field as well as in presence of magnetic field। तो अगर हम बात करें, इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है, splitting of spectral lines in presence of electric field, this effect is called Stark's effect, and splitting of spectral lines in presence of magnetic field is called Zeeman effect। तो इन दोनों इफेक्ट को बोर्स थ्योरी या बोर एक्सप्लेन नहीं कर सका था। नेक्स्ट इज नो कंक्लूजन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बोर ने बोला था कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है या रिवॉल्व करता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज गिवन बाय L इज इक्वल टू nh/2π। उसका डेरिवेशन या वो वैल्यू कहां से आती है वो हमें बोर नहीं बता पाया था। तो अल्टीमेटली इस प्रिंसिपल का, या जो हम बोलते हैं कि ये क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम इज फिक्स्ड फॉर पर्टिकुलर ऑर्बिट्स, इसका एक्सप्लेनेशन
या कंक्लूजन हमें नहीं मिला था। It could not explain the de Broglie concept of dual nature of matter and Heisenberg's uncertainty principles. ये दोनों principles de Broglie nature और Heisenberg's uncertainty principle की बात हम आगे करेंगे, तो इस behavior को भी बोर एक्सप्लेन नहीं कर सका था। इसके बाद में हम बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अभी तक हमने देखा कि कभी भी हाइड्रोजन एटम में अगर इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाते हैं तो हमें एनर्जी देनी होती है, और अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फॉल करता है तो एनर्जी एमिट होती है। एक्साइटेशन का मतलब होता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाना, और डी एक्साइटेशन का मतलब होता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का फॉल होना। एक बात बहुत जरूरी है, अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में मूव करता है तो वो सिंगल स्टेप ट्रांजिशन के थ्रू भी मूव कर सकता है या मल्टीपल स्टेज ट्रांजिशन के थ्रू भी मूव कर सकता है। जैसे फिफ्थ ऑर्बिट से अगर सेकंड ऑर्बिट में आना है तो इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से डायरेक्टली सेकंड ऑर्बिट में फॉल कर सकता है, तो उस केस में सिंगल फोटोन निकलेगा जिसकी एनर्जी होगी E5 माइनस E2। और अदरवाइज E5 से E4 में गिरा, E4 से E3 में आया, E3 से E2 में आया, तो यहां पर हमें कितने फोटॉन्स मिलेंगे? यहां पर हमें 3 फोटॉन्स मिल जाएंगे। फर्स्ट फोटोन की जो एनर्जी होगी दैट इज E5 माइनस E4, सेकेंड फोटोन की एनर्जी होगी E4 माइनस E3, और थर्ड फोटोन की एनर्जी होगी E3 माइनस E2। यह डायरेक्टली ऐसा हो सकता है, फिफ्थ ऑर्बिट से पहले इलेक्ट्रॉन लेटर से थर्ड में गिर जाए और थर्ड से फिर सेकंड में आ जाए, तो यहां पर हमें 2 फोटॉन्स मिलेंगे, है ना। ऐसे मल्टीपल वेज में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में। तो यहां पर अगर हम एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें, मतलब यहां फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, तो अगर हम एक हाइड्रोजन का सैंपल ले लें और उसको डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पर हाई इलेक्ट्रिक करंट्स के थ्रू उसको हम एक्साइट करें, एक्साइट का मतलब हुआ कि उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो इतने सारे हाइड्रोजन एटम अगर डिस्चार्ज ट्यूब में है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके अलग अलग एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है अलग अलग ऑर्बिट्स में एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए। अब जब डी एक्साइटेशन होगा, हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में फॉल करेंगे, अलग अलग एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सबके हायर ऑर्बिट्स अलग अलग होंगे, सभी से अगर लोअर ऑर्बिट्स में फॉल कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फोटॉन्स मिलेंगे। उन फोटॉन्स की अगर हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। When hydrogen atoms are excited in discharge tube by passing electric discharge at low pressure, the light emitted is examined using spectroscope. So spectroscope is a device which is used to observe the emitted light radiations. The spectrum obtained is called line spectrum of hydrogen atom. It is obtained due to excitation and de-excitation of electron from one stationary orbit to another. हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो एमिटेड फोटॉन्स निकलेंगे, उनकी हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फाइंड करनी होगी, है ना। एक बात और समझें, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलने के पीछे का रीजन ये है कि उसमें जब भी इलेक्ट्रॉन होता है उसका एनर्जी फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझें, लेट अस से हायर ऑर्बिट इज N2, लोअर ऑर्बिट इज N1। हमेशा हम N2 को बोलेंगे हायर ऑर्बिट, N1 को बोलेंगे लोअर ऑर्बिट। तो हायर ऑर्बिट में एनर्जी हो जाएगी En से En2 और लोअर ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी En1। अब एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा E इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर। अब जो फोटोन निकलेगा इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन होगा, लेट अस से N2 से N1 में इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, तो जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? hc/λ या hν। तो अगर मैं hc/λ से इक्वेट करता हूं इस नंबर को, डेल्टा E की वैल्यू hc/λ मैंने पुट कर दिया और ये माइनस साइन हटा दिया क्योंकि ब्रैकेट में मैंने 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर लिख दिया, उसको चेंज कर दिया तो माइनस साइन हट जाएगा। तो यहां पर 1/λ आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन SC जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये जो पूरा नंबर है 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन SC, इसको मैंने एक कांस्टेंट R से रिप्लेस कर दिया एंड दिस R इज कॉल्ड रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो एक फॉर्मूला हम याद रखें, 1/λ इज इक्वल टू R जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, और R की जो वैल्यू होगी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू मिलती है 1.09677 इंटू 10⁻7 पर मीटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, कभी भी हमसे पूछा जाए
कि वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में फॉल कर रहा है, n1 और n2 की वैल्यू हमें पता है, z पता है, r की वैल्यू हमें याद रखनी है, तो हम 1/λ इज इक्वल टू rz स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। और वेवलेंथ आ जाएगी तो हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज c इक्वल टू लैम्डा न्यू, तो न्यू आ जाएगा c अपॉन लैम्डा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट इसी में ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम और एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ऑर्बिट्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 इज सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट एंड सेवंथ ऑर्बिट। लेट अस से अगर मान लो किसी भी हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 7 में है, तो एक पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन 7 से 1 में आ जाए, 7 से 2 में आ जाए, 7 से 3 में आ जाए। कहने का मतलब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में फॉल कर रहा है, जंप कर रहा है या डी एक्साइटेशन हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में आता है या फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी 7 से 1 में आया हो, या हो सकता है कहीं किसी हाइड्रोजन एटम में 6 में इलेक्ट्रॉन हो, 6 से 1 में आया हो, या किसी अलग हाइड्रोजन एटम में 5th से डायरेक्टली 1 में आया हो, या 4 से 1 में आया हो, 3 से 1 में आया हो, या फिर 2 से 1 में आया हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से डायरेक्टली n इक्वल टू 1 में फॉल होता है, तो जो भी लाइंस निकलती हैं या जो भी फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ्स हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज लाइंग इन लायमन सीरीज। लायमन साइंटिस्ट ने इनको ऑब्जर्व किया था, दैट इज वाई हमने इसको बोल दिया लायमन सीरीज। और ये जो वेवलेंथ्स होती हैं, दैट इज प्रेजेंट इन अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है। सिमिलरली हायर ऑर्बिट से अगर n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फॉल होता है, 3 से 2 में आ जाए, 4 से 2 में आ जाए, 5 से 2 में आ जाए, 6 से 2 में आ जाए, 7 से 2 में आ जाए, तो उसमें जितनी भी वेवलेंस या फ्रीक्वेंसी लाई करती है, दैट वाज एक्सप्लोर्ड बाय बामर। सो इसको हम बोलते हैं बामर सीरीज। ये जो वेवलेंस है, दे आर लाइंग इन विजिबल रीजन। वी कैन लाइक येलो लाइट हो सकती है, रेड लाइट हो सकती है, लाइक दिस। n इक्वल टू 3 में अगर वेवलेंस लाई करती हैं, हायर ऑर्बिट से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 में फॉल करता है, किसी एटम में 7 से डायरेक्टली 3 में आ गया, किसी एटम में लेटेस्ट से दूसरे एटम में 6 से 3 में आया हो। ठीक है। तो अल्टीमेटली इनको पाश्चन ने ऑब्जर्व किया था, दे आर प्रेजेंट इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। सिमिलरली n इक्वल टू 4 में अगर फॉल करता है तो उसको बोलते हैं ब्रैकेट, दैट इज ऑल्सो इन इंफ्रारेड रीजन। उसके बाद में n इक्वल टू 5 में अगर गिरता है तो उसको बोलते हैं फंड, दैट इज ऑल्सो इन इंफ्रारेड रीजन। n इक्वल टू 6 में फॉल करता है तो बोलते हैं हमफ्री, दैट इज ऑल्सो इन इंफ्रारेड रीजन। बेसिकली दैट इज प्रेजेंट इन फार इंफ्रारेड रीजन। तो इस बात को हम याद रखें, लायमन सीरीज में जो भी लाइट रेज प्रेजेंट होती हैं, दे आर इन यूवी रीजन, बामर में विजिबल रीजन, एंड पर्शियन और उसके आगे वाले इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। तो अगर मैं बोलता हूँ लायमन सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ फॉल कर रहा है, n इक्वल टू 1 में फॉल कर रहा है। बामर सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ फॉल कर रहा है, n इक्वल टू 2 में फॉल कर रहा है। तो लायमन, बामर, पर्शियन, ब्रैकेट, फंड, हमफ्री, ये हम याद रखें। इनकी करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू भी याद रखें। अगर बोला जाए ब्रैकेट, मतलब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 में फॉल कर रहा है। ठीक है। अब हम एक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं लायमन सीरीज के लिए। ये बातें किसी भी सीरीज के लिए बोली जा सकती है। अगर मैं बोलता हूँ लायमन सीरीज, तो लायमन सीरीज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ फॉल करेगा। लोअर ऑर्बिट को मैंने n1 बोला है, हायर ऑर्बिट को n2 बोला है, जैसा हम बोलते आए हैं। तो लायमन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में फॉल होना चाहिए, दैट मीन्स लोअर ऑर्बिट n1 इक्वल टू 1 फॉर लायमन सीरीज। और हायर ऑर्बिट से फॉल करेगा, इसलिए n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एनी ऑर्बिट कैन टेक। तो n2 इज 2, 3, 4 एटसेट्रा। ये वाला फॉर्मूला जो है रिडबर्ग फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू rz स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, हम लायमन सीरीज के लिए अगर यूज करेंगे तो n1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी, इसलिए 1/1 स्क्वायर लिखा है मैंने। और n2 की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। कई बार लाइन के लिए हम टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, फर्स्ट लाइन, स्टार्टिंग लाइन या इनिशियल लाइन ऑफ लायमन सीरीज। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है, हमें पता है लायमन के लिए फर्स्ट में फॉल करेगा, लेकिन फर्स्ट लाइन का मतलब ये हुआ इसकी जस्ट ऊपर से फॉल कर रहा है, यानी कि n2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 से 1 में गिरेगा तो उसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन, इनिशियल लाइन या फिर स्टार्टिंग लाइन ऑफ लायमन सीरीज। तो n2 इज 2 एंड n1 इज 1। सिमिलरली अगर बोला जाए बामर सीरीज के लिए, फर्स्ट लाइन के लिए हम अगर बात करें, तो बामर सीरीज का मतलब हुआ
कि n इक्वल टू 2 लेवल, तो n इक्वल टू 2 में फॉल करेगा, जस्ट ऊपर से फॉल करना चाहिए। तो अगर बोला जाए बामर सीरीज के लिए, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज के लिए n2 और n1 कितना होगा, तो n1 बामर सीरीज के लिए हो जाएगा 2 और n2 फर्स्ट लाइन के लिए हो जाएगा 3 इन केस ऑफ बामर सीरीज। सिमिलरली सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकंड लाइन का मतलब ये हुआ, लाइमन सीरीज का मतलब n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है। सेकंड लाइन का मतलब ये हुआ इसके ऊपर से, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा, फर्स्ट में 3 से 1 में फॉल करेगा, तो बोलेंगे सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अगर बोला जाए सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, मतलब n इक्वल टू 2 में फॉल करना चाहिए बामर के लिए। सेकंड लाइन का मतलब ये हुआ 4 से लेकर के डायरेक्टली 2 में अगर गिरेगा, दैट इज कॉल्ड सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। सिमिलरली अगर बोला जाए लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन या मार्जिनल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो लास्ट लाइन का मतलब इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है। अगर लाइमन सीरीज की बात करेंगे तो n2 हो जाएगा इंफिनिटी और n1 हो जाएगा 1। बामर सीरीज के लिए अगर हम बोले लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो n2 हो जाएगा इंफिनिटी और n1 हो जाएगा 2, लाइक दिस। लॉन्गेस्ट लाइन और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा, हमें पता है डेल्टा E इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा, तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा तभी वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन का मतलब ये हुआ कि वहां पर एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन 1 में फॉल करेगा, ठीक है, लेकिन कहां से फॉल करना चाहिए, जस्ट ऊपर वाले से फॉल करना चाहिए इससे, क्योंकि n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, यहां से ही फॉल करेगा तो ही एनर्जी डिफरेंस मिनिमम आएगा। अगर यहां से थर्ड ऑर्बिट से फॉल करेगा तो एनर्जी डिफरेंस जो होगा E3 माइनस E1 आएगा, जो वैल्यू E2 माइनस E1 से ज्यादा है। तो वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम चाहिए, और एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होने के लिए लाइमन सीरीज में n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन फॉल करना चाहिए उसके जस्ट ऊपर वाले से। दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एमिटेड or wavelength of the photon emitted will be called last line of or the longest line of Lyman series। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग, इस ट्रांजिशन जो अभी हमने देखा, तो वेवलेंथ मैक्सिमम है लेकिन फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, इस बात को भी हम ध्यान रखें, बिकॉज C इक्वल टू लैम्डा न्यू से हम देख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू। तो अगर लैम्डा मैक्सिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, लैम्डा मिनिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ लैम्डा मैक्सिमम की बात थी, इसलिए एनर्जी डिफरेंस हमने मिनिमम लिया। अगर बोला जाए लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन फॉल कहां से करना है, बामर सीरीज का मतलब n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है। अब हमें लॉन्गेस्ट लाइन चाहिए, मतलब लैम्डा मैक्सिमम चाहिए, तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, इसलिए थर्ड से 2 में फॉल करेगा बामर सीरीज के लिए, दैट लाइन विल कॉल्ड लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। क्लियर है। सिमिलरली शॉर्टेस्ट लाइन और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन, तो लैम्डा अगर मिनिमम है तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, लेकिन मुझे एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए, मतलब इंफिनिटी से 1 में गिरना चाहिए, और इंफिनिटी से 1 में अगर गिरेगा तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा, और उस केस में जो लाइट रेडिएशन एमिट होगी, दैट wavelength or frequency will correspond to shortest wavelength line of Lyman series। अगर बोला जाए shortest wavelength line of Balmer series, तो n इक्वल टू इंफिनिटी से n इक्वल टू 2 में फॉल करना चाहिए, दैट मीन्स n2 इज इंफिनिटी एंड n1 इज 2 फॉर Balmer series फॉर द शॉर्टेस्ट लाइन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये सब बातें हम याद रखें, क्योंकि कई बार हमें ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करना होगा तो ये टर्मिनोलॉजीज के अकॉर्डिंग हम n1 और n2 की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सबसे पहले अगर r की वैल्यू है 1.09677 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये वैल्यू हम याद रखें, या हम इसको लिख सकते हैं 1.09 को 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। दूसरा 1 अपॉन r अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू भी हमें लर्न करनी है। और h और c, h इज प्लैंक कांस्टेंट, c इज स्पीड ऑफ लाइट, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये यूनिट्स भी हमें याद रखनी है, या 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, तो कई बार ये वैल्यूज हम यूज करते हैं डायरेक्टली सो दैट हमारा जो आंसर है वो जल्दी आ जाए। ऑल राइट, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर हीलियम प्लस आयन। तो सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब ये हुआ हीलियम प्लस में बामर में N1 की वैल्यू तो 2 होगी। सेकेंड लाइन का मतलब N इक्वल टू 4 से N इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन फॉल करना चाहिए। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसमें जो फोटोन निकलेगा उसका वेवलेंथ कितना होगा ये हमसे पूछे। तो रिडबर्ग फॉर्मूला हम यूज करेंगे। बामर के लिए N1 is 2, N2 is 4 और एटॉमिक नंबर Z is 2 for helium. So 1 by lambda is RZ square, 1 by N1 square minus 1 by N2 square। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, रिडबर्ग फॉर्मूला इसको बोलते हैं। तो RZ is 2 square, 1 by N1 is 2 का स्क्वायर माइनस 1 by 4 स्क्वायर। तो जो ब्रैकेट में टर्म है दैट इज 1 by 4 minus 1 by 16। आगे 4 आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 16, तो 4 minus 1, तो 1 by lambda is equal to 4R into 3 upon 16। तो लैम्डा आ जाएगा, इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो 4 डिवाइड बाय 3R। तो 4 by 3 और R की वैल्यू अगर हम पुट कर दें 1.1 into 10⁻⁷ तो हमें मिल जाएगा 1.22 into 10⁻⁻7 मीटर इज द वेवलेंथ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दूसरी बात, अगर R की वैल्यू हम 1.1 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स पुट नहीं करते तो हम डायरेक्टली 1 अपॉन R की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम भी पुट कर सकते हैं। तो वहां से भी हमें एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ मिल जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वेव नंबर न्यू बार फॉर द शॉर्टेस्ट लाइन इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब शॉर्टेस्ट लाइन की अगर बात चल रही है तो इलेक्ट्रॉन N इक्वल टू कहां से फॉल करना चाहिए? शॉर्टेस्ट लाइन का मतलब वेवलेंथ मिनिमम, दैट मीन्स एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम। तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होने के लिए इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन फॉल करना चाहिए और बामर सीरीज की बात चल रही है तो N1 इक्वल टू 2 में फॉल करना चाहिए। तो अल्टीमेटली N1 is 2, N2 is infinity और यहां पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की तो Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो न्यू बार इज 1 by lambda इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1 by N1 स्क्वायर माइनस 1 by N2 स्क्वायर। यहाँ पर Z इज 1, N1 इज 2 तो 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ब्रैकेट में 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर जो है दैट इज 1 अपॉन वेरी लार्ज नंबर, वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो न्यू बार की वैल्यू आ जाएगी या 1 by lambda इज इक्वल टू R इंटू 1 by 4 माइनस 0, ये R by 4 हमें मिल जाएगा। अब हमें न्यू बार ही पूछा है तो R by 4 है, R की टर्म में हमने छोड़ दिया, हम चाहें तो R की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। डिपेंड करता है ऑप्शन हमें किस फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन है। ऑल राइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड प्रोड्यूसिंग अ लाइन इन लाइमन सीरीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से फॉल कर रहा है और लाइमन सीरीज में हमें लाइन मिल रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन N इक्वल टू 1 में फॉल कर रहा है। तो N1 इज 1, N2 इज 4 और हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है इसलिए Z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1 by lambda is equal to RZ square 1 by N1 square minus 1 by N2 square। तो 1 by lambda is equal to R into 1 square 1 upon 1 square minus 1 upon 4 square। तो 1 by 1 minus 1 by 16, एलसीएम 16 ले लिया तो बन जाएगा 16 minus 1। तो 1 by lambda is 15R upon 16, तो lambda आ जाएगा 16 upon 15R। तो यहाँ देखें 1 upon R की वैल्यू मैंने 912 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 972.8 एंगस्ट्रॉम इज द आंसर। तो कहने का मतलब यहाँ फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है और मुझे वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो मैंने 1 by lambda इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1 by N1 स्क्वायर माइनस 1 by N2 स्क्वायर फॉर्मूला से वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया। इसका एक और तरीका है, हम E4 निकाल दें, E1 निकाल दें, ठीक है, और E4 माइनस E1 कैलकुलेट कर लें जिसको हम डेल्टा E बोलते हैं। तो डेल्टा ई को हम इक्वेट कर देंगे SC बाय लैम्डा से तो भी हमें वेवलेंथ मिल जाएगी। या डेल्टा ई का डायरेक्ट फॉर्मूला हम पुट कर दें। डेल्टा ई का फॉर्मूला हमें पता है माइनस 13.6 Z स्क्वायर 1 by N2 स्क्वायर माइनस 1 by N1 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से डेल्टा ई फाइंड कर लें, N1 इज 1, N2 इज 4 और डेल्टा ई के बाद में इसको इक्वेट कर दें SC बाय लैम्डा से तो वहां से भी हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा फास्टर मेथड है जिसमें हम R की रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को डायरेक्टली पुट करके वेवलेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर।
कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो लास्ट लाइन का मतलब हुआ N2 is infinity एंड बामर सीरीज के लिए बात कर रहे हैं तो N1 is 2। तो 1 by lambda is equal to RZ square 1 by N1 square minus 1 by N2 square। फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पे अगेन, Z is 1, N1 is 2, N2 is infinity। तो R into 1 square 1 by 2 का स्क्वायर माइनस 1 by infinity स्क्वायर, और ये जो टर्म है 1 by infinity स्क्वायर ये 0 हो जाएगा। तो 1 by lambda is R into 1 by 4 minus 0 that is R upon 4। तो लैम्डा आ जाएगा 4 upon R। ठीक है, अब लैम्डा हमें मिल गया तो फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो C अपॉन 4R, तो अल्टीमेटली आ जाएगा RC अपॉन 4। तो R की वैल्यू आ जाएगी 1.1 into 10⁻⁷, C की वैल्यू पता है 3 into 10⁸ डिवाइड बाय 4, दिस मच हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी। सो वी कैन राइट न्यू इज इक्वल टू 8.25 into 10⁻14 हर्ट्ज। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज। तो लैम्डा मैक्स ऑफ लाइमन और लैम्डा मैक्स ऑफ बामर सीरीज का हमें रेशियो निकालना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन डिवाइड बाय फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, क्योंकि लैम्डा मैक्सिमम चाहिए लाइमन के लिए तो n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन फॉल करना चाहिए जस्ट उसके ऊपर वाले से n इक्वल टू 2 से। बामर के लिए अगर मुझे चाहिए तो n1 इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन फॉल करना चाहिए उसके जस्ट ऊपर वाले से, यानी कि n2 इक्वल टू 3 से। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूं लैम्डा लाइमन अपॉन लैम्डा बामर मैक्सिमम वेवलेंथ का रेशियो मुझे चाहिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन लैम्डा बामर डिवाइड बाय 1 अपॉन लैम्डा लाइमन। तो और 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला लगा दिया RZ स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। तो बामर के लिए N1 is 2, N2 is 3, तो 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर। और लाइमन के लिए N1 is 1, N2 is 2, तो 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। RZ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमेरेटर में आ जाएगा 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो 9 इंटू 4 36 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 बाय 36 डिवाइड बाय 3 बाय 4, तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा 5 अपॉन 27। इज इट क्लियर? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज गिवन बाय, फॉर एग्जांपल देयर मे बी मल्टीपल ट्रांजिशन, जैसा मैंने पहले ही बताया था। लेट अस से n इक्वल टू 4 से इलेक्ट्रॉन फॉल करता है, n इक्वल टू 1 में ग्राउंड स्टेट में। तो पॉसिबिलिटी क्या है, 4 से 3 में आ जाए, 3 से 2 में आ जाए, 2 से 1 में आ जाए। अलग अलग एटम्स में अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, दूसरे एटम में हो सकता है 4 से 3 में आ जाए, 3 से डायरेक्टली 1 में आ जाए। किसी दूसरे एटम में हो सकता है 4 से 2 में आ जाए, 2 से 1 में आ जाए। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4 से डायरेक्टली 1 में आ जाए। ठीक है, तो देयर आर वेरियस अलग अलग, there are various different methods or different steps in which electron can fall from higher orbit to lower orbit। ठीक है, तो यहां पर एक फॉर्मूला है n2 minus n1 मल्टीप्लाई बाय n2 minus n1 plus 1 डिवाइड बाय 2। तो ऐसा करके हम टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू कैसे यूज करना है। सिमिलरली नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विच फॉल इन अ पर्टिकुलर सीरीज, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट से फॉल करता है, लेट अस से 7th ऑर्बिट में है, वहां से फॉल करता है, तो हमें अगर बोला जाए कि कोई भी पर्टिकुलर सीरीज में, लेट अस से लाइमन सीरीज में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी ऑब्जर्व होंगी, तो वहां पर n2 माइनस n1 फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, जहां पर n2 इज हायर ऑर्बिट और n1 इज द ऑर्बिट नंबर which is constant for a particular series। n1 की वैल्यू लाइमन के लिए 1 होगी, बामर के लिए 2 होगी, पर्शियन ब्रैकेट फंड हम्फ्री के लिए हम 3 4 5 6 एटसेट्रा ऐसी वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे आगे किस तरह से क्वेश्चंस में यूज करना है। ये बात समझ में आई सभी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम if electron moves from 5th orbit to 2nd orbit by transition in multi-step, then find number 1 is total number of spectral lines, number 2 is
number of lines in Balmer series, number of lines in Paschen series, and last is total number of lines in IR region. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मल्टी स्टेप में हो रहा है। अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के अंदर अलग अलग केसेस में इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 5 से डायरेक्टली 2 में गिर जाए, 5 से पहले आ जाए 4 में, फिर 4 से 2 में आ जाए, 5 से आ जाए 3 में, फिर 3 से 2 में आ जाए। तो कहने का मतलब मैंने यहाँ पर सीरीज लाइंस ड्रॉ की हैं। 2 में कहां से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 3 से आ सकता है। थर्ड ऑर्बिट में कहां से आ सकता है, 5 से आ सकता है और 4 से आ सकता है। और फोर्थ ऑर्बिट में कहां से आ सकता है, केवल फिफ्थ ऑर्बिट से आ सकता है। तो अगर हम देखें ध्यान से, सेकंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली गिरता है अपने हायर वाले ऑर्बिट से, तो जो सीरीज ऑफ लाइंस आती हैं दे आर प्रेजेंट इन बामर सीरीज। थर्ड ऑर्बिट में पर्शियन सीरीज, फोर्थ ऑर्बिट में इन ब्रैकेट सीरीज। तो सबसे पहले हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर n2 है हायर ऑर्बिट, दैट इज फिफ्थ ऑर्बिट, एंड n1 हो जाएगा सेकंड ऑर्बिट। तो 5 minus 2, 5 minus 2 plus 1 डिवाइड बाई 2, 5 minus 2 is 3, 5 minus 2 plus 1 is 4, तो 3 into 4 divided by 2, that means 12 by 2 is 6. Second is number of lines in Balmer series. तो number of lines in Balmer series अगर हमें फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करने का या तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n2 minus n1। यहाँ पर n2 इज हायर ऑर्बिट जहां से इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, और n1 इज द सीरीज नंबर। तो बेसिकली अगर हम बात करें बामर सीरीज में कहां से गिर रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट से गिर रहा है, तो n2 इज 5, और n1 जो है कहां पर गिर रहा है, बामर सीरीज की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड ऑर्बिट में गिरेगा, तो n1 हो जाएगा 2, तो 5 minus 2 is 3, तो देयर विल बी 3 लाइंस इन बामर सीरीज। और वहां पर भी हम देख सकते हैं हमने डायग्राम से भी कैलकुलेट किया हुआ है। सिमिलरली नंबर ऑफ लाइंस इन पर्शियन सीरीज, तो पर्शियन सीरीज के लिए सीरीज नंबर होता है 3, तो n2 minus n1, और यहां पर हम n1 3 ले लेंगे और n2 5 लेंगे, तो 5 minus 3 विल बी 2 लाइंस इन पर्शियन सीरीज। ऑलरेडी हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन IR रीजन। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस IR रीजन पे कौन सी होंगी, लाइमन में कोई लाइन नहीं आ रही है। लाइमन में अगर लाइंस आती हैं दे आर प्रेजेंट इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, बामर में दे आर प्रेजेंट इन विजिबल रीजन, और उसके बाद वाले जितने भी सीरीज लाइंस होती हैं दे आर ऑल प्रेजेंट इन IR रीजन। तो पर्शियन ब्रैकेट, तो पर्शियन की 2 लाइंस थी, ब्रैकेट की 1 लाइन थी, टोटल देयर आर 3 लाइंस विच आर प्रेजेंट इन IR रीजन। तो हम टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन IR रीजन वाली कैलकुलेट कर सकते हैं, दे आर प्रेजेंट इन पर्शियन एंड ब्रैकेट 2 plus 1, 2 in Persian and 1 in bracket series. Total there are 3 lines in IR infrared region. Is it clear to all of you? ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। इन हाइड्रोजन एटम टोटल 10 लाइंस आर ऑब्जर्व्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन मल्टी स्टेप फ्रॉम nth ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में गिर रहा है, ठीक है, अब वहां पर 10 लाइंस हमें ऑब्जर्व हो रही है, तो हमसे पूछा गया किस पर्टिकुलर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल कर रहा है मल्टी स्टेप में। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला हमको पता है, n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर n1 हो जाएगा 1 बिकॉज फाइनली फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, और n2 की वैल्यू हमने n ले ली जहां से इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है। तो 10 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लाइंस, n2 is n, n1 is 1, तो n minus 1, n minus 1 plus 1 डिवाइड बाई 2, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n ही बच जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू n minus 1 इंटू n बाई 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बन जाएगा n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम बीच वाले नंबर को लिख सकते हैं -5n प्लस 4n। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें यहाँ पर तो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का सम देख सकते हैं कितना है, माइनस n है। इन दोनों में से n कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में आएगा n माइनस 5, यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में आएगा n माइनस 5, यहाँ हमने इसको फैक्टर कर दिया n प्लस 4 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो
टू नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है, मतलब या तो ये भी जीरो हो सकता है या ये भी जीरो हो सकता है, तो n+4 इक्वल टू जीरो या n-5 इक्वल टू जीरो। तो अगर n+4 जीरो होगा तो n की वैल्यू -4 आएगी, n-5 जीरो होगा तो n की वैल्यू 5 आएगी। तो हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू n की एक्सेप्ट की है, n इक्वल टू 5, क्योंकि n इक्वल टू -4 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑर्बिट नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा फर्स्ट ऑर्बिट में, तो हमें 10 स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अभी तक हमने काफी सारी कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। तो अपने मॉड्यूल में से अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, बोर मॉडल और उसके पहले के प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गई इतनी बात सभी को?